गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था और उस संघीय व्यवस्था में एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण हैं, या ऐसे कौन कौन से आयाम हैं जो भारत का संविधान हमें संघीय लगता है। भारत की संविधान सभा ने निश्चित रूप से कनाडा और अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट किया, लेकिन विद्यार्थी जब गंभीरता से देखते हैं तो एकात्मकता की बजाय उसमें संघात्मकता की बजाय एकात्मकता के लक्षण अत्यधिक दिखते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के लिए भारत की संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रख करके ऐसे कौन कौन से आयाम संविधान के अंदर प्रतिष्ठित किए जिससे हमारी संवैधानिक जो व्यवस्था है वो एकात्मकता होने के बावजूद भी संघात्मकता होने के बावजूद भी एकात्मकता परिलक्षित होती है। विद्यार्थियों, हमारे देश की शासन व्यवस्था का संवैधानिक जो ढांचा है, शरीर है, वो निश्चित रूप से संघात्मक हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। क्योंकि संविधान के अंतरंग यानी कि संविधान के अंदर ही कुछ इस प्रकार के आयामों को प्रतिष्ठित किया जो शासन व्यवस्था संघात्मक होते हुए भी एकात्मक परिलक्षित होती है। इसके अलावा कुछ संविधानोत्तर, जिसको बहिरंग एकात्मक तत्व कहा है, संविधानोत्तर कुछ संस्थाएं करिश्मेटिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, योजना आयोग पहले हुआ करता था, अब नीति आयोग, इस प्रकार के कई संविधानोत्तर भी आयाम हैं जो शक्तिशाली केंद्र को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखेंगे शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के लिए कौन कौन से आयाम हैं। तो सबसे पहले संविधान के अंतरंग, संविधान के अंतरंग आयाम, और नंबर 2 है संविधान के बहिरंग आयाम। आज केवल हम अंतरंग ऐसे कौन कौन से आयाम हैं जिसके कारण हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वो एकात्मक परिलक्षित होती है। सबसे पहले होता है इकहरी नागरिकता। विद्यार्थियों, ये ध्यान देने योग्य बात है कि जिन देशों ने संघात्मक शासन व्यवस्था स्वीकार की है वहां पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान होने चाहिए। एक उसके राज्य या कैंटन की नागरिकता, दूसरी उसके देश की नागरिकता। लेकिन हम यहां देखें तो भारत में केवल इकहरी नागरिकता है, हम भारत के लोग। संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखा। वो इस बात से विज्ञ थी, जानती थी कि यदि हम दोहरी नागरिकता के प्रावधान रखते हुए संघ राज्य वाली बात को यदि एक्सेप्ट कर लेंगे तो परिस्थितियां भिन्न हो जाएगी। अखंड भारत का जो परिदृश्य दिख रहा है वो कई छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे एकक में वो खंडित हो जाएगा। खंड खंड भारत होने से बचाने के लिए संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता के प्रावधान को स्वीकार किया है। तो विद्यार्थियों, एक अपने चर्चा की अंतरंग आयाम की इकहरी नागरिकता।
दूसरा है एकहरा संविधान। विद्यार्थियों, हम इस बात से भी विज्ञ है क्योंकि जिन देशों ने संघात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार कर रखा है उन देशों में दोहरे संविधान के प्रावधान होते हैं, लेकिन भारत में संविधान सभा इस बात को जानती थी कि यदि हम भारत के दोहरे संविधान की यदि बात करेंगे तो परिस्थितियां भिन्न हो जाएगी। केवल उस समय द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम पर दो देशों का विभाजन हुआ था, अप्राकृतिक जो विभाजन हुआ था। विद्यार्थियों, आज के यदि परिदृश्य में हम देखते तो कई खंड हो जाते, लेकिन एकहरे संविधान को ध्यान में रखते हुए अपवाद स्वरूप कुछ बीच के कालखंड में जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान के लिए एक अलग संविधान की बात की थी। वर्तमान में एक देश एक विभाग, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में संचालित हो रही है। इससे ऐसा लगता है हमारा शक्तिशाली केंद्र है या हमारी जो संघ व्यवस्था है, संघ सरकार है, उसकी तरफ हमारी व्यवस्थाएं चल रही है। तीसरा बिंदु है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में जो संविधान सभा थी उन्होंने शक्तिशाली संघ सरकार बने, इस हेतु उन्होंने क्या किया, भारत की जो संविधान निर्माती सभा थी उसने संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के जो सूचियां बनाई थी, उन तीनों ही प्रकार की सूचियों में उन्होंने क्या किया, शक्तिशाली केंद्र को, संघ सरकार को शक्तियां अत्यधिक दी। उन्होंने 3 सूचियां बनाई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 99 सब्जेक्ट, उस समय 97 थे, वर्तमान में 99 प्रभावी है। राज्य सूची में उस समय 66 थे, वर्तमान में 62 प्रभावी है। और समवर्ती सूची में उस समय 47 थे, वर्तमान में 52 प्रभावी है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, वो अवशिष्ट शक्तियां उन्होंने संघ सरकार के जो है उसके पक्ष में दी है। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि यदि हम संघ सरकार को ये शक्तियां नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारी संघ सरकार कमजोर हो जाएगी और छोटे छोटे जो राज्य है वो अलग अलग देश की मांग करने लगेंगे। फलतः संविधान सभा ने इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में कर दिया। हमारी जो संघ सरकार है उसके पक्ष में शक्तियों का विभाजन कर दिया। विद्यार्थियों, समवर्ती सूची में संघ एवं राज्य सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन ज्ञात रहे यदि किसी प्रकार की टकराहट की स्थिति हो, टकराव आ जाए, उस परिस्थिति में संघ सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। यह भारत के विधान में व्यवस्था की गई है और कुछ इस प्रकार के भी अधिकार राज्यसभा को दिए गए हैं। राज्यसभा यदि चाहे तो राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर संघ सरकार के पक्ष में कानून बना सकती है। ये राज्यसभा की अनन्य शक्तियां हैं। आर्टिकल 249 में, तो आर्टिकल 249 राज्य सूची के कुछ विषयों पर और भी अधिकार प्राप्त करते हुए हमारा शक्तिशाली जो संघ है उसको प्रतिष्ठित करने में सफल हो जाता है। 5वीं जो विशेषता है जो संविधान के अंतरंग आयामों की, वो ये है कि संघ सरकार राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, नवीन राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन या किसी भी राज्य की सीमाओं का परिसीमन करना है तो इसका अधिकार किसके पास में है, भारत की संघ सरकार के पास में है। वाजपेयी की सरकार ने उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल
और बिहार से झारखंड, इस प्रकार के जो राज्य बनाए। वर्तमान में एक तेलंगाना नया राज्य बना, तो ये संघ सरकार ने बनाया, क्योंकि संघ सरकार को ही इसका अधिकार प्राप्त है, ताकि नहीं तो क्या होता, अरे राज्य जो है वो पुनर्गठन और परिसीमन और राज्य की स्वायत्तता के नाम पर अलग देश की बात कर बैठते। क्योंकि यदि संघ राज्य का या राज्यों का संघ, इसमें यदि राज्यों को इस प्रकार के अधिकार दिए होते, संघ सरकार को शक्तिशाली नहीं बनाया होता, संघ सरकार के द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिसीमन की जो शक्ति है या परिवर्तन की शक्ति है वो नहीं दी गई होती, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का परिदृश्य हमारे सामने उत्पन्न होता। तो विद्यार्थी ये समझने योग्य बात है कि निश्चित रूप से भारत की संविधान सभा ने दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के संघ सरकार के द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति दी, ताकि हमारी शक्तिशाली संघ सरकार बने और हमारा संघ है वो मजबूत रहे। एकीकृत न्याय व्यवस्था, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा दिए गया निर्णय समस्त उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में प्रभावी रहेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था के देशों में विद्यार्थियों इस बात को समझ लीजिए, दोहरे न्याय व्यवस्था या दोहरे न्यायालय की व्यवस्थाओं के प्रावधान होते हैं, लेकिन हमारे यहां संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी एकीकृत न्याय व्यवस्था को अंगीकार किया गया, एकीकृत न्याय व्यवस्था को स्वीकार किया गया, क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, यदि इस प्रकार का परिदृश्य उत्पन्न नहीं करेंगे तो परिस्थितियां भिन्न हो जाएगी। तो भारत में जैसे जिला न्यायालय होता है, उसके ऊपर उच्च न्यायालय, जैसे हमारे राजस्थान में हाईकोर्ट जोधपुर है, उसकी एक प्रांत जयपुर में है, उसमें भी किसी को न्याय नहीं मिलता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, संघ सरकार को मजबूती देने के लिए संविधान के अंतरंग एक एकात्मकता का तत्व क्या जोड़ा है, एकीकृत न्याय व्यवस्था। एक और जो बिंदु है वो है संकट काल में एकात्मक। विद्यार्थियों, जहां शक्तिशाली संघ सरकार को बनाने के लिए संघात्मक जो ढांचा होता है वहां इस प्रकार के प्रावधानों को जोड़ा जाता है, लेकिन हम यदि गंभीरता से देखें तो जहां संघात्मक शासन प्रणालियां होती है वहां इस प्रकार के प्रावधान नहीं होते। भारत की संविधान सभा ने संकट काल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के प्रावधान इस प्रकार के जोड़े हैं जो संविधान के अंदर ही है। राज्य किसी प्रकार का राज्य में कोई बाह्य देश का आक्रमण हो जाए भारत पर, पहले तो ऐसे था कि राज्य में समझ लो आंतरिक उपद्रव हो जाए, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही के बाद में इसमें परिवर्तन कर दिया गया। अनुच्छेद 352 में ऐसा प्रावधान जोड़ा है कि यदि कोई बाह्य आक्रमण हो तो ही अनुच्छेद 352 की अनुशंसा की जा सकती है, नहीं तो नहीं की जा सकती है। विद्यार्थियों, इससे पूर्व इसका दुरुपयोग हुआ। उससे पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब संकट काल 1975 में लगाया था, वो लोकतंत्र का जो काला अध्याय था, उस लोकतंत्र के धब्बे को धोने के लिए जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उसने संविधान में संशोधन करते हुए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में इस प्रकार का प्रावधान जोड़ा कि यदि बाह्य आक्रमण होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल यदि अनुशंसा करता है तो ही संकट काल 352 का लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 356 वर्तमान में समझ लो राजस्थान के सियासी संकट को हम गंभीरता से देखें और समझ लो यहां पर अशोक गहलोत सरकार बनाने में असफल भी हो जाते हैं,
तो यहां संकट काल लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 लगाया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार है वो संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चला रही है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पे अनुच्छेद 356 के तहत संकट काल लगाया जाता है। इस संकट काल में समस्त शक्तियां हैं जो संघ सरकार की है वो राज्यों पर प्रभावी हो जाती है, और कोई भी राज्य उस परिस्थिति में अलग नहीं हो सकता है। जिन राज्यों में प्रभावी होती है उन्हीं पर वह संकटकालीन शक्तियों का उपयोग संघ सरकार करती है, जिन राज्यों में नहीं होती है उनमें नहीं। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट, यदि देश की वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाए या देश का वित्तीय ढांचा डगमगा जाए, उस परिस्थिति में भारत का राष्ट्रपति संघ सरकार वित्तीय संकट लगा सकती है। उस संकट काल में भी समस्त राज्यों की वित्तीय व्यवस्थाओं पर भी संघ सरकार का नियंत्रण हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि भारत के अंदर संकट काल में एकात्मकता का शासन या एकात्म शासन प्रतिष्ठित या स्थापित हो जाता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। संघात्मक शासन प्रणालियों में प्राय इस प्रकार का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। यह संवैधानिक होता है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, संघ में जिसकी सरकार होती है, संघ सरकार में सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल होता है, उस राजनीतिक दल के जितने भी दिग्गज जो चुनाव हार जाते हैं, उन दिग्गज को राजनीतिक नियुक्ति के रूप में राज्यपाल बना करके भेज देते हैं। तो राज्यपाल संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां की जो राज्यों की सरकारें हैं उनको सफलतापूर्वक संचालित नहीं करने देता है। आज दिन तक लगभग 135 बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो विद्यार्थी ये समझने योग्य बात है कि राज्यपाल की जब नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति होती है तो एकात्मकता की ओर संघ सरकार के हितों का संरक्षण, संवर्धन और पोषण करता है। एक इसकी विशेषता यह भी है जो संविधान के अंतर व्यवस्था की गई है, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की जो दुर्बल स्थिति होती है वो भी हमारे यहां जो संघ सरकार राज्यों को समय समय पर ऋण व अनुदान देती है, तो राज्य सरकारों को संघ सरकार की मर्जी पर रहना पड़ता है, मर्जी पर रहना पड़ता है, प्रसाद पर्यंत रहना पड़ता है। किस राज्य को किस मद पर कितना तथा कब आर्थिक सहयोग करना है, कितना ऋण देना है तथा कितना अनुदान देना है, ये सारा ही निर्णय और संघ सरकार करती है। और संघ सरकार निश्चित रूप से राज्यों के उन हितों की पूर्ति करती है जिन राज्यों में अपने अनुकूल राजनीतिक दल की सरकार होती है। फलतः हम कह सकते हैं कि भारत की जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें आर्थिक दृष्टि से राज्य जो दुर्बल है उनको संघ सरकार की बैसाखी पर आश्रित रहना पड़ता है। फलतः हम मान सकते हैं कि हमारा संविधान अंतरंग एकात्मक शासन की व्यवस्थाओं को परिलक्षित करता है। उच्च सदन में असमान प्रतिनिधित्व, अपनी चर्चा चल रही थी उच्च सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। विद्यार्थियों, संघात्मक शासन प्रणालियों में सदैव समान प्रतिनिधित्व होता है उच्च सदन में। जैसे अमेरिका का उच्च सदन सीनेट, तो सीनेट से 100 सदस्यों की जो संख्या है वो प्रत्येक कैंटेन से 2-2 सदस्यों के रूप में आती है। 50 कैंटेन है तो प्रत्येक कैंटेन से 2 आते हैं, तो सदस्यों की संख्या कितनी? 100 हो गई।
50 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 100। लेकिन भारत में संघ सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए एकात्मकता का जो एक तत्व है वो जोड़ते हुए क्या किया, संविधान में ही इस प्रकार के प्रावधान कर दिए कि राज्यसभा से जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य था तो उस समय उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 35 तय की गई। उत्तरांचल अलग होता है तो उसके सदस्यों की 4 संख्या अलग है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के सदस्यों की संख्या 10 है, कहीं से 1 है, कहीं से 8 है। तो मान सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणालियों में प्राय उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रतिष्ठित करने के लिए तथा संघ सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए उच्च सदन में असमान प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। यानी कि प्रत्येक राज्य से समान नहीं जाकर के राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सदस्यों को भेजा जाएगा। अंतिम बिंदु है राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। विद्यार्थियों, राज्य सरकार के द्वारा जो विधेयक बनाए जाते हैं, कुछ परिस्थितियों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि उस संघात्मक व्यवस्था में यदि राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है या स्वीकृति नहीं देता है तो वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। अर्थात राज्य सरकार को कानून बनाने की शक्ति तो दे दी, लेकिन तय क्या कर दिया, संघ सरकार का जो राष्ट्रपति है वो इसको उचित मानेगा तो ही वो कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इससे ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि संविधान के अंदर ही इस प्रकार के एकात्मकता के तत्व जोड़ते हुए कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की भी होती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी लेनी पड़ती है। यदि किसी भी राज्य की सरकार को कुछ क्षेत्रों में कानून बनाना पड़ता है तो संघ सरकार के संवैधानिक संप्रभु राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो विद्यार्थियों, इस बात से ये स्पष्ट है कि भारत की संघात्मक शासन प्रणाली में शरीर निश्चित रूप से संघात्मक दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, लेकिन अंदर की आत्मा एकात्मक है। फलतः मान में चर्चा की है दर्शन जो आयाम है उससे ऐसा स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ जो संघ है उसको मजबूती देने के लिए संविधान में इस प्रकार के आयामों को जोड़ा गया है। आज इतना।